हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इस चैनल को सपोर्ट करें, बायोस्टडी फैमिली का हिस्सा बने। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। आपके सिलेबस में से जो पोर्शन रिड्यूस हो चुका है, जो पोर्शन हट चुका है, वो हम नहीं करेंगे। जो आपके एग्जाम्स में टॉपिक आएंगे वो सारे हम लोग इसमें कवर करेंगे। ये जो चैप्टर होगा ये पूरा कवर होगा दो पार्ट्स में। आज पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा। फिर ये चैप्टर पूरा कवर होने के बाद में हम जो अपना एज यूजुअल चलता है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ओके, तो गाइज आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन होना लाइट का। देखो, आप ये वाला टॉपिक समझने से पहले आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। मतलब कुछ टर्म्स आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, प्रिज्म क्या है, ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। लाइट, आप सब लोगों को पता है कि लाइट क्या है, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है लाइट। ओके, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स बैंड होना। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बैंडिंग। अब वो बैंडिंग क्या है ये मैं आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ कि एक सरफेस पे स्ट्राइक करती है, उसके बाद में जो रे है वो बैंड हो जाती है, तो उस बैंडिंग के फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, प्रिज्म क्या है? प्रिज्म आप लोगों को सबको पता है, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ। एक ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है जिसके पास में दो ट्राइंगल होते हैं और तीन उसके पास में रेक्टेंगल्स होते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को बताऊंगी कैसे होते हैं। चलो, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं वो अपनी क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि इंसिडेंट रे क्या होती है, इनका मतलब क्या होता है? अंदर आना। तो जो रे अंदर की तरफ जाती है, मतलब अ रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक अ सरफेस। एक सरफेस को कब स्ट्राइक करेगी? आप सपोज करो जैसे ये एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी रे आई। अब ये रे आई है मतलब ये अंदर गई है, तभी तो इसने स्ट्राइक किया है सरफेस पे। ठीक है, ये फिर थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होगी, थोड़ा सा बैंड होगी, और उसके बाद में ये रे एमरजेंट रे कहलाएगी। जो अंदर जाने वाली रे है उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। ओके, वो रे जो एक सरफेस को स्ट्राइक करती है। ओके, रिफ्लेक्टेड वे रे क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टेड रे इज द रे ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्ट, मतलब कि बैंड हो जाती है जो रे, उसको रिफ्लेक्ट रे बोल देते हैं। ठीक है, एमरजेंट रे, एमरजेंट का मतलब क्या होता है? जो रे एग्जिट होती है, मतलब जो रे बाहर आती है। ठीक है, द रे दैट कम्स आउट ऑफ आ रिफ्रैक्टिंग मीडियम। एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम से बाहर आने वाली रेज को एमरजेंट रे बोला जाता है। ओके, जो सरफेस को स्ट्राइक करेंगी, जो अंदर की तरफ जाएंगी, उनको इंसिडेंट रे बोला जाएगा। जो रिफ्लेक्ट करेंगी उनको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाएगा। और यू कैन से रिफ्रैक्ट करेंगी। ठीक है, रिफ्रैक्ट का मतलब होता है बैंड होना। एमरजेंट रेज का मतलब है कि बाहर की तरफ आना। ठीक है, द रेज दैट कम्स आउट ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ओके, देखो जैसे कि यहाँ पे आप लोग समझो इंसिडेंट रे, ये रे अंदर की तरफ जा रही है, उसके बाद में ये रे थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हुई है, मतलब क्या है, ये रे बैंड हुई है, यहाँ पे बैंडिंग दिखी है। ठीक है, उसके बाद में ये रे एमरजेंट हो गई है, मतलब कि बाहर की तरफ में चली गई है, आउट हो गई है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज और समझ लो, क्या है, यहीं पे अपना टॉपिक क्लियर कर लो। यहाँ पे क्या हुआ, इमेजिनरी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या है? देखो, जो ये पिंक कलर की डॉट डॉट वाली लाइन है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या है? ये इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये हमने क्या किया, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट हुई है, देन एमरजेंट हुई है। ठीक है, हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जो कि कैसा है, इमेजिनरी है। ठीक है, इसका भी आगे थोड़ा सा काम आएगा, पर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लो कि नॉर्मल क्या है। ठीक है, अब यहाँ से जो एंगल बना है, हमें एंगल जानने के लिए हमने नॉर्मल को ड्रॉ किया है। ठीक है, ताकि हमें यहाँ का एंगल पता चले कि यहाँ का एंगल कितना है। यहाँ से जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे से, वो कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, उसके बाद में जो यहाँ पे एमरजेंट होगा वो क्या कहलाएगा,
एंगल ऑफ एमर्जेंट, और यहाँ पे जो रिफ्रैक्ट होगी वो कहलाएगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे मीडियम लिया गया है एयर का एंड ग्लास का। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, आप लोगों को पता है फॉर द पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के लिए, जैसे कि ग्लास स्लैब का एग्जांपल लिया गया है, द एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि जो ग्लास स्लैब होती हैं, जो पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, उसमें एमर्जेंट रे पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है कि पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में एमर्जेंट रे पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के। देखो कैसे होती है, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, आप लोगों को दिख रही है, उसके बाद में यहाँ से निकलने वाली रे को बोला जाता है एमर्जेंट रे, बीच वाली को क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्ट। ठीक है, इसको बोला जाएगा रिफ्रैक्ट रे, और यू कैन से रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो क्या हुआ है, अच्छे से समझना इस बात को। मैंने बोला है पैरेलल है, ये कैसे पैरेलल है, देखो इंसिडेंट रे थी यहाँ पे, ये है इंसिडेंट रे, अब यहाँ पे ये है एमर्जेंट रे। अगर मैं इन दोनों लाइन को मिला के चलूं, ज्यादा ही दूर हो गया, एक मिनट आप लोग रुको, देखो अगर मैं इन दोनों लाइंस को मिला दूं तो आप लोगों को लग रहा है कि ये दोनों पैरेलल है। यहाँ से ये पूरा देखो, यहाँ पे भी ये ड्रॉ कर दिया है नॉर्मल, तो ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ऐसे ही ग्लास स्लैब के केस में इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे पैरेलल देखी जाती हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि रिफ्रैक्शन बताना है लाइट का थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म आप लोगों को पता है ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, मैंने ये चीज बताई थी कि इसमें 2 ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस देखे जाते हैं। वो कैसे, देखो आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान दे पाओ तो ये 2 ट्रायंगल्स हैं, अब एक यहाँ पे आगे की तरफ है, एक सेम यहाँ पे पीछे की तरफ होगा, तो ये 2 क्या हो गए, 2 हो गए अपने पास में ट्रायंगल सरफेसेस। ठीक है, अब 3 हमें बताने हैं रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस, समझने हैं बेसिकली आपको। एक सरफेस ये होगा, एक इसके ऑपोजिट साइड में और एक इसके नीचे की तरफ में, तो 3 इसके पास में रेक्टेंगुलर सरफेसेस हो गए। क्लियर, दिस सरफेसेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, द एंगल बिटवीन द 2 लेटरल सरफेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। देखो आप लोग ये देख पा रहे हो एंगल, ये एंगल आप लोग देख पा रहे हो, इन दोनों के बीच का एंगल ये कहलाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये प्रिज्म का एंगल कहलाएगा। देखो प्रीवियस स्लाइड से अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एज पर द स्नेल्स लॉ, देखो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जो लाइट इंसिडेंट हुई है उनका एंगल इज इक्वल टू द जो लाइट एमिट हुई है, मतलब जो लाइट एमर्जेंट रे है, रे कहलाती है, वो इक्वल होगा। ठीक है, इंसिडेंट रे का एंगल और एमर्जेंट रे का एंगल इज इक्वल। ठीक है, एज पर द स्नेल्स लॉ द लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, अगर लाइट ट्रेवल करती है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, वापस से मैं बोलती हूँ आप लोगों को, अगर लाइट ट्रेवल करती है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, अब रेयरर मीडियम क्या है, मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, मतलब इसमें स्पीड जो होगी लाइट की वो ज्यादा होगी, ये रेयरर के केस में देखने को मिलेगा। ठीक है, और डेंसर के केस में क्या देखने को मिलेगा, द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, वो मीडियम जिसके अंदर लाइट की स्पीड कम होती है वो कहलाता है डेंसर मीडियम। अब अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ में लाइट जाएगी तो ये बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। मैंने आपको बताया था इमेजिनरी लाइन जो हम लोगों ने ड्रॉ की थी, तो ये जो रे बनेगी वो बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, अगर रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ में ट्रेवल करती है तो। ठीक है, ग्लास इज अ डेंसर देन एयर, ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है, एयर जो है वो रेयरर मीडियम है। ठीक है, ये रेयर मीडियम है। When a ray of light is falls on the surface of the prism, it bend towards the normal, मतलब ये नॉर्मल की तरफ में बैंड हो जाएगी। देखो यहाँ पे PE falls on the surface prism bend towards the normal NE, NE कहाँ पे है, यहाँ पे है N और यहाँ पे है E। ठीक है, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल NE, ये अपने पास में एक नॉर्मल है। ठीक है, और यहाँ की तरफ में ये बैंड हो गई है क्या, PF।
पीई जो लाइन है ये सरफेस पे स्ट्राइक हुई तो ये बैंड हो गई कहाँ की तरफ में, ये नॉर्मल की तरफ में, क्योंकि ये अपने पास में नॉर्मल है। यहाँ से फिर ये बैंड हो गई है, ठीक है, नॉर्मल के पास में ये बैंड हो गई है। अगर नॉर्मल से दूर बैंड होती तो क्या होता, यहाँ पे ये नॉर्मल था और यहाँ पे ये बैंड हो गई है। अगर नॉर्मल से दूर बैंड होती तो क्या होता, कुछ ऐसा सा होता, देखने को मिलता, ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझ लो, क्या समझना है आपको, देखो ये चीजें याद रखनी है आप लोगों को। यहाँ इस डायग्राम से देखो क्या है, इंसिडेंट रे आपको पता चल गई पीई है, जो ये एरो दिखा रखे यहाँ पे पीई वाली क्या है, ये वाली इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक हुई प्रिज्म के सरफेस पे, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे क्या है, ई एफ ये है अपने पास में रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। उसके बाद में एफ एस ये अपने पास में क्या है, एमरजेंट रे, मैं यहाँ लिख देती हूँ एमरजेंट रे, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बना है, एंगल आई इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ जो ये एंगल बना है, यहाँ पे नॉर्मल डाला तो हमें ये एंगल मिल गया, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ मिला हम लोगों को, ये जो एंगल आर दिखा रखा है ये हमारे पास में है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और उसके बाद में एंगल डी क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ से तो ये डेविएट हुई ना, यहाँ से हमने नॉर्मल डाला और उसके बाद में ये डेविएट हो गई है। आप लोगों को क्या करना है, आपको एक प्रिज्म का डायग्राम बनाना है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को इंसिडेंट रे आप लोगों को दिखानी है, रिफ्रैक्टेड रे दिखानी है और उसके बाद में एमरजेंस वाली रे दिखानी है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को नॉर्मल डालना है, नॉर्मल डालने के बाद में एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल जाएगा, उसके बाद में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकल जाएगा और उसके बाद में एंगल ऑफ एमरजेंस निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप सारे एंगल निकाल लोगे, कैसे, आप लोग नॉर्मल एक प्रोजेक्शंस डाल के परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ठीक है। एंगल डी क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, अब आप लोगों को मैंने एक चीज बताई है कि अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ में जाती है, अगर लाइट ट्रेवल करती है तो वो मूव करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, बेंड करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये बात यहाँ से समझो, इंसिडेंट रे पड़ी थी, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे था ये रेयरर मीडियम और ये नीचे क्या है अपने पास में, डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे ये नॉर्मल है अपने पास में, मैं यहाँ लिख देती हूँ नॉर्मल, नॉर्मल के पास में बैंड होगा। रेयर टू डेंसर इट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल की तरफ में बैंड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस क्या है, व्हेन द रे ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंसर टू द रेयरर मीडियम। अब ऊपर वाला डेंसर है, नीचे वाला रेयरर मीडियम है, क्या होगा, इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल है और ये यहाँ पे कहीं बैंड हो रही है, ठीक है। तो जब डेंसर मीडियम से रेयरर की तरफ जाती है लाइट तो ये बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, यही चीज बताई गई है कि ग्लास टू एयर जब जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है ये, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, अब तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई। अब तक मैंने आप लोगों को बस यही चीजें बताई हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, मतलब जो इंसिडेंट रे निकलती है वो क्या है, एमरजेंट रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, प्रिज्म क्या होता है। आप लोगों को मैंने बेसिक सी जानकारी दी है, ठीक है। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ में बैंड हो जाती है, जब डेंसर से रेयरर की तरफ में मूव करती है तो ये बैंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अभी तक मैंने आप लोगों को इतनी सारी चीजें बताई है, ठीक है, बेसिक्स आप लोगों के क्लियर किए। अब देखो नेक्स्ट है एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है डेविएट होना, डेविएट होने का मतलब क्या होता है, इंसिडेंस के बीच में और रिफ्रैक्शन एंगल के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना, ठीक है। जो लाइट इंसिडेंट हुई है सरफेस पे, उसके बाद में रिफ्रैक्ट हुई है, थोड़ी सी बैंड हुई है, उसके बाद में एमरजेंट हुई है, तो जो ये एंगल अपने पास में मिलेगा और जो ये एंगल अपने पास में मिलेगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। एंगल विच इज obtained from the difference between the angle of incidence and the angle of refraction, दोनों के जो एंगल है उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको कह देंगे एंगल ऑफ डेविएशन, ओके। एंगल D इज द एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पे ये क्या है, D यहाँ पे है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। टेल हाउ मच द एमरजेंट रे हैज डेविएटेड फ्रॉम द इंसिडेंट रे,
आप एंगल ऑफ डेविएशन क्यों निकालते हो? आप एंगल ऑफ डेविएशन इसलिए निकालते हो ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो एमरजेंट रे है वो कितनी डेविएट हुई है इंसिडेंट रे से। ठीक है, इंसिडेंट रे पड़ी थी, स्ट्राइक हुई थी एक सरफेस पे, उसके बाद में रिफ्रैक्ट हुई, देन एमरजेंट हो गई। तो एमरजेंट और इंसिडेंट के बीच के जो एंगल है उनका डिफरेंस पता लग जाता है एंगल ऑफ डेविएशन से। ओके, when the angle of incidence is equal to the angle of emergence, the angle of deviation is the minimum. जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल, और एंगल ऑफ एमरजेंस मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल अगर इक्वल होते हैं तो जो अपने पास में एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा, जो ये डी मिलेगा, ये अपने पास में मिलेगा मिनिमम। आपको ये चीज थोड़ी सी याद रखनी है। ठीक है, इंसिडेंट का एंगल इक्वल है एंगल ऑफ द एमरजेंस, तो अपने पास में क्या मिलेगा, डेविएशन का एंगल अपने पास में मिनिमम मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है अपने पास में डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। देखो, ग्लास प्रिज्म पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, क्या है, ग्लास प्रिज्म से बेसिकली यही चीज पता चलती है कि जो इंसिडेंट रेज है वो रिफ्रैक्ट होती हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर वो रे एग्जिट कर जाती हैं। ये चीजें पता लगी हैं किससे, ये पता लगी है ग्लास प्रिज्म के रिफ्रैक्शन से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्पर्जन क्या होता है। ठीक है, डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन इज डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स व्हेन द लाइट इज पास्ड थ्रू द प्रिज्म। जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया गया तो व्हाइट लाइट क्या करेगी, डिफरेंट कलर्स में सेपरेट हो जाएगी, और इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्ज होना मतलब सेपरेट हो जाना इनटू डिफरेंट कलर्स। ओके, वो डिफरेंट कलर्स क्या है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली तो विबग्योर के आते हैं। ठीक है, the scattering of the light depends on the wavelength of the light। अब जो ये scattering है लाइट की, ये डिपेंड होगी on the wavelength of light। अब wavelength एक नया वर्ड आ गया। वेवलेंथ का मतलब क्या है, लाइट ट्रेवल करती है वेव्स की फॉर्म में, तो हम क्या देखेंगे कि वेव की कितनी लेंथ है। आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई है ना कि क्रस्ट एंड द ट्रफ, ये आप लोग पढ़ चुके हो पहले। ठीक है, क्रस्ट एंड द ट्रफ, तो ये जो चीजें हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक है, वेवलेंथ वेव की लेंथ, बेसिकली लाइट ट्रेवल करती है वेव की फॉर्म में, तो हम यहाँ पे हम लोगों को वेवलेंथ देखनी है। तो जो स्कैटरिंग होगी लाइट की वो डिपेंड होगी ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट की। वेवलेंथ क्या है लाइट की, ठीक है, उसके बेसिस पे स्कैटरिंग हो जाएगी। व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ, व्हाइट लाइट बनी होती है, व्हाइट लाइट के अंदर विबग्योर के कलर्स आते हैं। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आप लोगों को पता है विबग्योर का क्या पैटर्न होता है। अब देखो, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ, आपको पता है कि इसके अंदर विबग्योर कलर्स होते हैं, 7 कलर्स इसके अंदर आते हैं, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड द रेड। आप लोगों को जो चीजें याद रखनी है वो ये है कि वॉयलेट कलर के पास में लोएस्ट वेवलेंथ होती है। ठीक है, मतलब जो वॉयलेट कलर है विबग्योर का, उसकी लोएस्ट वेवलेंथ होती है। ठीक है, वॉयलेट कलर की, और वहां पे डेविएशन ज्यादा देखने को मिलती है। जहां पे वेवलेंथ वर्ड आए वहां पे आप ये समझ जाना कि वॉयलेट का वेवलेंथ बहुत कम होती है और डेविएशन इसमें ज्यादा होती है। वेवलेंथ कम होगी, डेविएशन ज्यादा होगी। अगर डेविएशन कम होगी तो वेवलेंथ उसकी ज्यादा होगी, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, अब रेड कलर के केसेस में क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट वेवलेंथ देखने को मिलती है और लीस्ट अमाउंट ऑफ डेविएशन देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया है ना, जहां पे डेविएशन कम है मतलब वहां पे वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, अब आप लोग एक चीज देखो, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है इसीलिए इसको रेड सिग्नल्स में यूज किया जाता है। ठीक है, हाईएस्ट वेवलेंथ है इसकी, वेवलेंथ ज्यादा है, इसको रेड सिग्नल के लिए यूज किया जाता है, स्टॉप के लिए यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ ऐसे से बना होता है, रेड कलर से बनाती हूँ आप लोगों को ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, आप लोगों ने ये चीजें देखी हैं कि रेड कलर का कुछ ऐसा सा बना होता है और उस पे लिखा होता है स्टॉप। ठीक है, उस पे स्टॉप लिखा होता है। तो ये रेड कलर दूर से जल्दी दिख जाए, दूर से अच्छे से हम लोगों को
क्लियरली विजिबल हो, इसीलिए ये रेड कलर का बना होता है जो स्टॉप के सिग्नल्स होते हैं। इसीलिए इसको ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज किया जाता है क्योंकि इसकी हाईएस्ट वेवलेंथ होती है और लीस्ट अमाउंट ऑफ डेविएशन होती है। ओके, 1 नंबर क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। अब इसके बाद में है व्हेन द व्हाइट लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म। देखो, जब एक व्हाइट लाइट पास होती है एक प्रिज्म के थ्रू, जब क्या होता है, अ स्पेक्ट्रम ऑफ द 7 कलर इज फॉर्म्ड। व्हाइट लाइट पास हुई तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 7 कलर्स का यहाँ पे स्पेक्ट्रम बन चुका है, ठीक है। विबग्योर, ये देखो विबग्योर, विबग्योर। ओके, प्रिज्म एक्ट एज अ मीडियम फॉर द सेपरेशन ऑफ द 7 कलर्स। भाई व्हाइट लाइट थी, ठीक है। अब आप लोगों को ये चीजें तो आप लोगों को दिखने में कहीं भी नहीं आई कि व्हाइट लाइट है और बिना किसी मीडियम के वो सेपरेट हो गई कलर्स में। यहाँ पे सेपरेशन के लिए यूज किया गया है प्रिज्म, जो कि एक मीडियम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। प्रिज्म की हेल्प से जो कलर्स थे वो आपस में, स्पेक्ट्रम के जो कलर्स थे वो बन गए, ठीक है, विबग्योर कलर्स आ गए हैं। रिफ्रैक्शन अकर व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द प्रिज्म। किस वजह से हम लोगों को विबग्योर जो ये कलर्स है देखने को मिल रहे हैं, इसके अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसी की वजह से हमें विबग्योर के कलर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज डेविएटेड कलर्स इज द डिफरेंट। वेवलेंथ आप लोगों को पता है क्या है, मैंने अभी पीछे बताया है वेवलेंथ क्या होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट टाइम। देखो, वेवलेंथ के केस में मैंने कुछ ऐसा बताया था, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, ये जो लेंथ होगी ये होगी वेवलेंथ, और जो ये नंबर ऑफ निकल रही है वेवलेंथ, ये कितनी है, ये कहलाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नंबर पर यूनिट टाइम ऑफ दीज कलर्स इज डिफरेंट। भाई वेवलेंथ भी इनकी डिफरेंट है और इनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को आइडिया लग गया होगा अभी तक तो इस चीज का। देखो, डिस्पर्जन इनटू 7 कलर्स, व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्ट हुई है, यहाँ पे बेंडिंग हुई है, बैंड हुई है, तो डिस्पर्स हो गई 7 कलर्स में, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की है, जिसके पास में लीस्ट डेविएशन है। और लीस्ट वेवलेंथ किसकी है, बताओ आप लोग, वॉयलेट कलर की, ठीक है। और डेविएट द मोस्ट, इसका डेविएशन ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म। भाई आइजैक न्यूटन पहले थे, पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने यूज किया ग्लास प्रिज्म को स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए, जो सनलाइट से स्पेक्ट्रम मिला है उसको ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द व्हाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। अभी तक आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि एक प्रिज्म है, ठीक है, व्हाइट लाइट उसमें से एंटर की, उसके बाद में रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद में 7 कलर्स देखने को मिले, ठीक है। इतना अभी तक आप लोगों ने देखा। लेकिन आइजैक न्यूटन ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि कलर्स को स्प्लिट किया जाए बाय यूजिंग द अनदर प्रिज्म, ठीक है। उनको ऐसा लगा कि एक प्रिज्म के साइड में दूसरा प्रिज्म रख देंगे तो फिर जो कलर्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोग थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, आप लोगों को इससे पता चल जाएगा कि लिखनी कैसे हैं चीजें, आंसर लिखना कैसे होता है। ओके, यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म ही कुडंट गेट एनी मोर कलर्स, उनको कोई कलर्स नहीं मिले। देन ही प्लेस्ड अ सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन इन्वर्टेड पोजीशन। अब एक प्रिज्म तो कुछ ऐसा था, ठीक है, और दूसरा प्रिज्म फिर कुछ ऐसे रखा गया, तो उसके बाद में उनको कलर्स मिले, ठीक है। पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले ऐसे रख के देखा था, फिर जो स्प्लिट होता है कलर्स का वो देखने को उनको नहीं मिला, ठीक है। सेकंड वाले में ध्यान रखना है आपको, आइडेंटिकल प्रिज्म लिया और उसकी पोजीशन को इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम पासिस थ्रू द सेकंड प्रिज्म, दूसरे प्रिज्म में पास हो गए जो कलर्स हमें पहले प्रिज्म में दिख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखो व्हाइट लाइट यहाँ पे एंटर हुई है, ये अपने पास में फर्स्ट प्रिज्म है, सेकंड प्रिज्म की पोजीशन कैसे कर दी हमने, कर दी इनवर्ट, ठीक है। उसके बाद में ये एमरजेंट रे है और उसके बाद में हमें यहाँ पे विबग्योर के कलर्स देखने को मिले हैं, ठीक है। विबग्योर, विबग्योर के कलर्स हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे बनाती हूँ मैं, विबग्योर के कलर्स यहाँ देखने को मिले हैं और एक ही साथ, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को गाइज ये चीज। अब देखो रेनबो के केस में क्या होता है, रेनबो क्या है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अभी तक आपने पहले एक प्रिज्म पढ़ा। गाइज आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना इस चीज में, बहुत आसान सी चीजें हैं, कुछ नहीं, आपको कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। प्रिज्म से लाइट क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है। आइजैक न्यूटन ने 2 प्रिज्म को लिया,
सेम आइडेंटिकल प्रिज्म थे, ठीक है, एक जैसे दिखने वाले प्रिज्म थे, एक ही उनका साइज था, एक को सीधा रखा और एक को उल्टा करके रख दिया, मतलब इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट करने के बाद में पता चला कि जो कलर्स थे हमें वो दूसरे में से पास होके दिखाई दे रहे थे, ठीक है, ये हमने अब तक पढ़ा है। नेक्स्ट है रेनबो के केस में क्या होता है। रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम की तरह काम करता है, मतलब एक नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयर होता है आफ्टर इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। जब बारिश हो जाती है तो स्काई के अंदर जो रेनबो है वो हमें दिखता है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम, ठीक है, उसके अंदर भी आपको 7 कलर्स दिखते हैं। इट इज कोज्ड, ये होता किस वजह से है, इट इज कोज्ड ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। सनलाइट के डिस्पर्जन की वजह से ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है, बाय द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, यहाँ पे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट किसकी तरह काम कर रहा है, प्रिज्म की तरह काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट एक प्रिज्म की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। जिस डायरेक्शन में सन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे ये रेन ड्रॉप है, ये रेन की ड्रॉप है, ठीक है, यहाँ से सनलाइट इंसिडेंट हुई है, उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, उसके बाद में हमें यहाँ पे ये कलर्स विबग्योर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म, एक स्मॉल प्रिज्म की तरह यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट है ये एक्ट कर रही है, ठीक है। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट एंड रिफ्लेक्ट इट इंटरनली। पहले रिफ्रैक्ट हुई है, ठीक है, रिफ्रैक्ट हुई है मतलब यहाँ पे ये बैंड हो गई है। रिफ्रैक्ट, देखो, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्ट का मतलब होता है लाइट का बैंड हो जाना, ठीक है, और रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, जब एक सरफेस पे आके स्ट्राइक करती है, ठीक है, जब एक सरफेस पे आके स्ट्राइक करेगी और डायरेक्शन चेंज कर देगी अपने, ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक हुई और इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है। जबकि रिफ्रैक्ट के केस में क्या होता है, रिफ्रैक्ट के केस में ये डायरेक्शन चेंज होती है मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जैसे कि डेंसर मीडियम था, डेंसर से रेयरर मीडियम, यहाँ पे इंसिडेंट रे पड़ी, ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई एंड देन एमर्जेंट हो गई, ठीक है। आप लोगों को रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट के बीच में समझ में आया डिफरेंस। रिफ्लेक्ट के केस में गाइस डायरेक्शन में चेंज देखने को मिलता है, ठीक है, जब एक सरफेस से स्ट्राइक होती है। जबकि रिफ्रैक्ट के केस में डायरेक्शन देखने को मिलती है चेंज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। जहां पे रिफ्रैक्ट वर्ड आ जाए मतलब समझ जाना कि यहाँ पे एक से दूसरे मीडियम में ये चेंज देखने को मिल रहा है डायरेक्शन में, जैसे कि डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, ठीक है। जबकि रिफ्लेक्ट के केस में मीडियम्स ऐसे नहीं देखे जाते, डेंसर और रेयरर वाले, ठीक है। फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन, वापस से फिर रिफ्रैक्ट हो जाती है एंड कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप से बाहर आती है तो हमें ये विबग्योर दिखता है, 7 कलर्स के हमें ये दिखती है, ठीक है। ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई। ये डिस्पर्जन हुआ है लाइट का, इसीलिए डिफरेंट कलर्स देखने को मिल रहे हैं ऑब्जर्वर आई, मतलब हम देखने वाला जो बंदा है, देखने वाला जो इंडिविजुअल है उसको डिफरेंट कलर्स देखने को मिल रहे हैं ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, ये सारा खेल डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से चल रहा था। अब है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है अगर उसकी वजह से लाइट में रिफ्रैक्शन होती है तो वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाती है, ठीक है। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड से मतलब है टेम्परेचर का डिफरेंस, ठीक है, कहीं ज्यादा टेम्परेचर है, कहीं पे कम टेम्परेचर है, कहीं पे ज्यादा तेज हवा चल रही, कहीं पे कम तेज हवा चल रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में, तो इन सब चीजों की वजह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है। ऑप्टिकली डेंसर एट द बॉटम एंड रेयरर एट द टॉप। ऊपर की तरफ में रेयरर होगा और नीचे की तरफ में डेंसर होगा, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होती है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स,
ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इस चीज को समझना। देखो, आप जब भी एक स्टार की तरफ देखते हो तो आईज ट्विंकल करती है। मतलब क्या है, आपने एकदम से किसी स्टार की तरफ में देखा तो एकदम से वो ब्राइट लगा, उसके बाद में उसका कलर फेंट हो गया, ठीक है, कि आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखने लग गया। और जो ये कब होती है, ये चीजें कैसे होती है, वो हमें पता लगेगा किस फिनोमेना की वजह से होती है चीजें, ठीक है। ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार लाइट। स्टारलाइट में अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखने को मिलता है, ठीक है। द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है स्टारलाइट, दैट अंडरगोज द रिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। भाई अर्थ तक पहुंचने से पहले पहले, मतलब जब तक वो अर्थ पे पहुंचती है तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन होता रहता है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको पता है कि जो रिफ्रैक्शन होता है वो मीडियम में होता है, ठीक है, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम। उसकी वजह से क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो चेंज होता रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, measure of the bending of a ray of light when passing from one medium to the another। एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम की तरफ में रे जा रही है तो रे बैंड हो रही है, ठीक है। और जो वो बेंडिंग ऑफ रे है उसको मेजर करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल चाहिए होता है, ठीक है। उसके लिए रिफ्रैक्टिव एंगल का यूज किया जाता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ, मेजर करने के लिए द बैंडिंग ऑफ रे कितनी बैंड हुई है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रही है, ठीक है। तो वो बैंडिंग का जो एंगल है वो निकालने के लिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करते हैं। द एटमॉस्फेयर बेंड्स स्टारलाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा, जो स्टारलाइट है उसको नॉर्मल की तरफ में बैंड कर देगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या करेगा, वापस से सुनो, नॉर्मल की तरफ में बैंड कर देगा स्टारलाइट को, ठीक है। द apparent पोजिशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजिशन। जो एक्चुअल पोजिशन है उससे डिफरेंट एक अलग क्या है, apparent पोजिशन है, ठीक है। मतलब जो एक्चुअल पोजीशन है वो हमें नहीं दिख रही, जबकि एक अपैरेंट स्टार पोजीशन दिख रही है, उसके साइड में कुछ दिख रही है पोजीशन, ठीक है। द स्टार्स अपीयर स्लाइटली हायर अबव। ये एक स्लाइटली, ये इस फिनोमेना की वजह से स्लाइटली हायर दिखते हैं हमें स्टार्स, ठीक है। The apparent position of the star is not stationary। ये stationary नहीं होती है, apparent position ये fluctuate करती है। The amount of starlight enter the eye flickers। flickers का मतलब क्या है, आंख को ऐसे ऐसे flickers करना, ठीक है, मतलब एकदम से सडन मूवमेंट करना, क्विक रिएक्शंस देना, ठीक है। द स्टार समटाइम्स अपीयर ब्राइटर एंड एट सम अदर टाइम फेंटर। मतलब कुछ टाइम पे हमें ज्यादा चमकदार दिखते हैं, ज्यादा ब्राइटर दिखते हैं, और कुछ टाइम पे वो हमें कैसे दिखते हैं, फेंटर दिखते हैं, थोड़े से धुंधले से दिखते हैं, ठीक है। तो ये इस रिफ्रैक्शन के फिनोमिना की वजह से हमें ऐसे देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो, ये अबाउ होती है, जो एक्चुअल पोजिशन होती है क्या होती है, ये होती है अबाउ, ये है अपैरेंट पोजीशन। अब यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं एक्चुअल पोजीशन ये है, जबकि अपैरेंट स्टार पोजीशन दिखती है, ठीक है। और कभी कभी ऐसे होता है कि फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो ये अपैरेंट वाली है पोजीशन, ये स्टेशनरी नहीं है, नॉट स्टेशनरी, ठीक है, नॉट स्टेशनरी, ये चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है। वाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल। भाई स्टार की लाइट ही आप लोगों को ऐसी क्यों दिखती है, स्टार्स ही आपको ट्विंकल क्यों दिखते हैं, ठीक है, जबकि प्लैनेट्स आपको नहीं दिखते हैं। प्लैनेट्स आर मच मोर क्लोजर टू द अर्थ के ज्यादा पास में होते हैं। इफ वी कंसीडर अ प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंटेड साइज सोर्स ऑफ लाइट। अगर हम एक प्लैनेट को मान के चले कि वो कलेक्शन है, लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन है किसका, पॉइंट साइज की सोर्स ऑफ लाइट का, ठीक है, पॉइंट साइज की सोर्स ऑफ लाइट का ये एक लार्ज कलेक्शन है, ठीक है। द टोटल वेरिएशंस इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आवर आई। अब जो वेरिएशंस हैं, मतलब जो चेंजेस हैं इन द अमाउंट ऑफ लाइट, जो हमारी आंखों में लाइट एंटर कर रही है उसके अंदर जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो क्या है, विल एवरेज आउट टू बी जीरो। वो चेंजेस हमें जीरो देखने को मिलेंगे, उसी की वजह से नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट, उसकी वजह से जो ट्विंकलिंग इफेक्ट होगा वो नलीफाई हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो वो हमें नहीं दिखेगा।
ठीक है। एडवांस सनराइज एंड द डिलेड सनसेट, ये वाली चीज भी आप लोग समझो, ये आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब पार्ट 2 में हम लोग ये चैप्टर पूरा कवर कर लेंगे। एडवांस सनराइज मतलब सनराइज तो हमें 2 मिनट पहले दिख जाता है, लेकिन सनसेट हमें बाद में पता चलता है, ठीक है। सनसेट का हमें बाद में फील होता है। क्या होती है चीजें, देखो सनसेट बाद में होता है जबकि सनराइज पहले हो जाता है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? लाइट रे जब ट्रेवल करती है इनटू द रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, आप लोगों को मैंने अभी तक एक ही चीज बताई है, जब एक लाइट ट्रेवल करेगी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ तो क्या होगा, वो बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स द इमेजिनरी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ में उसकी बैंडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। और जब एक लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ में ट्रेवल करती है तो वो बैंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। डेंसर मीडियम रेयरर मीडियम ऐसे समझो आप लोग, डेंसर मीडियम रेयरर मीडियम, ठीक है। जो नॉर्मल यहाँ पे समझो नॉर्मल है तो नॉर्मल से ये दूर जाके बैंड हो जाएगी, ठीक है। जबकि रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम यहाँ पे नॉर्मल है तो नॉर्मल के पास में ये बैंड होगी, ठीक है। देखो वापस से एक बार आप लोगों को बता देती हूँ, इंसिडेंट रे ये है अपने पास में रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्ट जो हुई है रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, ठीक है। अब अगर डेंसर टू रेयरर चलते हैं तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे द जर्नी ऑफ लाइट थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम के थ्रू जो लाइट की जर्नी होती है, अब वैक्यूम यहाँ पे कैसे एक्ट करता है, वैक्यूम यहाँ पे एक्ट करता है रेयरर मीडियम की तरह, ठीक है। देन थ्रू एटमॉस्फेयर, डेंसर मीडियम यहाँ पे कौन है, एटमॉस्फेयर है। तो ये यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है कि यहाँ पे वैक्यूम क्या है, रेयरर मीडियम है, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर है डेंसर मीडियम, ठीक है। आप लोगों को पता है ना कि डेंसर से रेयरर जाती है तो कहाँ बैंड होती है, अभी मैंने पीछे ही बताया है। तो वैक्यूम को मान के चलो कि ये रेयरर मीडियम है और एटमॉस्फेयर को मान के चलो कि ये एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। एटमॉस्फेयर को डेंसर मीडियम क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंजेस देखने को मिलते हैं, डिफरेंट गैसेस देखने को मिलती है, अच्छा विंड का भी यहाँ पे एक रोल है, तो इसी की वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसको डेंसर मीडियम दिया गया है, ठीक है। ड्यूरिंग द सनराइज, देखो सनराइज के केस में क्या होता है, द लाइट रेज बैंड ड्यू टू आर एटमोस्फियर, एटमोस्फियर यहाँ पे डेंसर है, ठीक है। वी सी द सन अर्ली इवन द सन इज जस्ट बिलो द हॉरिजन, यहाँ पे हॉरिजन है तो इसके यहाँ पे ये हॉरिजन है तो इसके कुछ बिलो देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें सनराइज देखने को मिलता है, ठीक है। सन तो जस्ट बिलो द हॉरिजन मतलब क्या है, सनराइज देखने को मिलेगा 2 मिनट्स बिफोर इट एक्चुअली, ठीक है। एक्चुअली जब ये आता है उससे 2 मिनट पहले हम लोगों को दिख जाता है एक्चुअल राइज से, ओके। सनसेट के केस में क्या होता है, 2 मिनट्स मोर इवन दो इट हैज ऑलरेडी मूव्ड फ्रॉम दैट पोजीशन, अपनी पोजीशन से मूव कर चुका होता है, उसके बाद में हमें ये दिखता है सनसेट, ठीक है। देखो कैसे, अर्थ है यहाँ पे, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये हॉरिजन है, हॉरिजन से नीचे अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर डेंसर मीडियम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो रेयरर टू डेंसर में कैसे जाएगा आप लोग बताओ, ये इसके पास में बैंड हो जाएगा, हॉरिजन के जस्ट बिल्कुल पास में बैंड हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये वाली एपरेंट पोजीशन है, एपरेंट पोजीशन ऑफ द सन, और ये वाली क्या है अपने पास में, बताओ। 2 मिनट बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, उसका एक्चुअल हमें सनराइज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सनराइज है, यहाँ पे हमें 2 मिनट्स का टाइम इस बीच में लग जाएगा, ओके। गाइज आज के लिए इतना ही काफी है, अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कल मिलते हैं, बाय।